हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स के बारे में बताया था। तो वहाँ लोअर ऑर्गेन भी हो सकते थे या फिर वो हायर ऑर्गेन भी हो सकते थे, उनके अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज वेल एज वहाँ इवेंट्स के बारे में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होंगी। ठीक है, यहाँ डिस्कस करवाया था कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ एनिमल्स या प्लांट जो होंगे वो अपने लाइफ टाइम के दौरान वो कौन कौन सी फेजेस को क्रॉस करते हैं। तो वहाँ पर आपको बताया था कि जुवेनाइल फेज सबसे पहला जो फेज होगा, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाएंगे और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वो सेनेसेंस और ओल्ड फेज के अंदर जाएंगे बेसिकली। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है, उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रिपीट होती है। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो होगा वो न्यू प्रोजनीज को या न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करेगा बेसिकली। ठीक है, तो आज से इस वीडियो लेक्चर से हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो जो इवेंट थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके केस में बेसिकली। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो था बता लें कि यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट मैं बताया था मैंने आपको, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है प्लांट्स के पास, तो वहाँ गैमेटोजेनेसिस बताया, गैमेटोजेनेसिस के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बताया था। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के अंदर कि जो मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे दे गेट फ्यूज टू डेवलप द जाइगोट। ठीक है, तो और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद वहाँ जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो के बाद फिर वो सीड्स का डेवलपमेंट, फ्रूट्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन इवेंट्स को हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर वो डिटेल से डिस्कस करता चलेगा बेसिकली। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एनिमल्स के अंदर उन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बेसिस। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर वो कैसे होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो आज से जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। उसका पहले हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, या उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह देख लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स थे, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ था और किस एरा में जाके या फिर वो किस पीरियड में जाके वो डोमिनेंट थे। डोमिनेंट इन द सेंस सबसे ज्यादा नंबर में जब जो थे बेसिकली। ठीक है, एज वेल एज कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इस फील्ड में, ठीक है, सेक्सुअलिटी वाले फील्ड में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ में लिखा हुआ है कि द एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट बिटवीन, ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिनेशन है वो क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड के मिड में हुआ है। ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड के तो बिगनिंग में, जब क्रिटेशियस पीरियड बिगिन हुआ था तब से क्या होंगे उसके साथ वो ओरिजिनेट होते एंजियोस्पर्म्स बेसिकली। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जुरासिक पीरियड के तो एंडिंग में, ठीक है, और क्रिटेशियस पीरियड के इनिशिएशन में और बिगिनिंग में। ठीक है, इनके बीच में हमें मिलता है कौन, ये एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन जो है बेसिकली। दूसरा कि सीनोजोइक जो एरा है, सीनोजोइक जो एरा है वहां डोमिनेंस ही मिला था प्लांट्स का, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, तो इसी वजह से वो सीनोजोइक एरा को हम यहाँ पे गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि इन द सेंस इस एरा में जाके नहीं जो एंजियोस्पर्म्स है वो अच्छे से और फ्लोरिसली ग्रो किए थे। ठीक है, और पूरा अर्थ के ऊपर उन्होंने अपना डोमिनेंसी कायम कर लिया था बेसिकली। ठीक है, तो उस वजह से उसको बोलते हैं यहाँ पे गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ कुछ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने उस सेक्सुअलिटी वाले फील्ड के अंदर कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या सेक्सुअल इवेंट होती है, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी अपनी डिस्कवरीज किया बेसिकली। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है जैकोब कॉमरेरियस। इसने सबसे पहले सेक्सुअलिटी को रिप्रोड्यूस किया, सेक्सुअलिटीज को रिपोर्टेड किया प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। और इसी साइंटिस्ट ने बताया था कि एंथर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि पूछ लेता है कि किस साइंटिस्ट ने बताया था कि एंथर मेल सेक्स ऑर्गन है, किस साइंटिस्ट ने बताया था कि स्टेमन्स जो है, ठीक है, वो मेल सेक्स ऑर्गन से बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैकोब कॉमरेरियस है इस फर्स्ट रिपोर्टेड द सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। उसमें उसने बताया था कि एंथर्स जो है दे आर द मेल सेक्स ऑर्गन। उस प्लांट के पास, एंजियोस्पर्म्स के पास जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर एंथर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल दे आर द पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दे आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली।
ठीक है। तो ये सब चीजें बताया किसने, जैकोब कॉमरेलियस ने बेसिकली। दूसरा साइंटिस्ट था एंग्यू, ठीक है। एंग्यू ने बताया था कि स्टेमन्स जो होते हैं उस प्लांट के पास, स्टेमन्स जो होंगे दे आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर जो होगा उसके पास 4 बर्न होंगे बेसिकली, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो है उसके अंदर स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस साइंटिस्ट ने एंग्यू ने बताया था कि स्टेमन्स जो होते हैं उस फ्लावर के पास दे आर द मेल सेक्स ऑर्गन बेसिकली, जबकि एंथर को मेल सेक्स ऑर्गन बोला था जैकोब कॉमरेलियस ने। नेक्स्ट जोसेफ कॉलरे-यूटर जो था उसने रिकॉग्नाइज किया था सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पॉलिनेशन, कि प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा कि जो इंसेक्ट जो होते हैं उस इंसेक्ट का या इंसेक्ट का उस पॉलिनेशन में क्या रोल होता है। दिस ऑल इज रिपोर्टेड बाय द जोसेफ कॉलरे-यूटर बेसिकली। नेक्स्ट साइंटिस्ट था C.W. वॉल्ट। C.W. जो वॉल्ट है इसको हम फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। वो क्वेश्चन देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। ध्यान रखना, द C.F. वॉल्ट इज द फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बेसिकली। दूसरा प्रोफेसर P. महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी जो है इसको हम इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसने एक बुक भी लिखा था, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बुक बेसिकली, ठीक है। तो ये सब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इनका जो ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है, वो क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड के बीच में हुआ है। तो बिगनिंग तो क्रिटेशियस का पीरियड का जो बिगनिंग था वहां से स्टार्ट हुए हैं और एंडिंग जो था वो जुरासिक से स्टार्ट हुए बेसिकली। तो जुरासिक पीरियड का तो एंडिंग और क्रिटेशियस पीरियड का बिगनिंग, इनके बीच में हमें क्या वो एंजियोस्पर्म्स मिलते हैं बेसिकली, और मीजोजोइक एरा। ये एरा क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है, एपोचेस क्या होते हैं, हम जियोलॉजी इवोल्यूशन चैप्टर जब डिस्कस करेगा तो वहां आपको बताऊंगा कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सेगमेंट्स है बेसिकली, पीरियड्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये उस एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री है, ठीक है, और कहाँ कब किन फ्लावरिंग प्लांट्स का ओरिजिनेशन हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो हम फर्दर डिस्कस करते जाते हैं कि ये जो सेक्सुअलिटी है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है बेसिकली, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में बताया था कि फ्लावर्स जो है वो उस एंजियोस्पर्म्स का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली प्लांट्स के पास। तो जब से प्लांट्स के पास वो फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगा एंजियोस्पर्म्स के केस में, तभी से दिस प्लांट विल एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली। तो यहाँ मैं जो लाइफ साइकिल डिस्कस करवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो कैप्सेला के केस में। तो कैप्सेला जो था उसके अंदर टिपिकल सेक्सुअलिटी हमें दिखता है प्लांट्स फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से हमने उस कैप्सेला को यहाँ पे एज ए मॉडल लिया और उसी का लाइफ स्पैन में यहाँ पे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे डिस्कस कैप्सेला। कैप्सेला तो पहली बात तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक टिपिकल एंजियोस्पर्म से बेसिकली क्यों है, बिकॉज हैविंग कंप्लीट सेक्स ऑर्गन, हैविंग कंप्लीट सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली, सेक्स ऑर्गन्स in their flower, in their flower, उनका जो फ्लावर है उसके अंदर बेसिकली। इसके अलावा ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट का जो मीनिंग है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं जो जिसका बॉडी डिप्लॉयड हो बेसिकली, हैविंग डिप्लॉयड बॉडी, हैविंग डिप्लॉयड बॉडी बेसिकली, differentiated in root, stem and leaf इसके अंदर वो डिफ्रेंशिएटेड बेसिकली। इसके अलावा भी ये हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस, इसका मीनिंग क्या है, हेटेरोस्पोरस इन द सेंस हैविंग डिफरेंट टाइप्स और प्रोड्यूसेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। जहाँ पे मेल स्पोर जो होगा उसको तो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और फीमेल जो स्पोर होगा उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर बेसिकली। तो हेटेरोस्पोरस है, इट मीन्स
produces two types of spore, produces two types of spore, two types of spore ये क्या है, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ मेल स्पोर जो होंगे उन मेल स्पोर को तो हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर, जबकि फीमेल स्पोर को बोलते हैं हम क्या, मेगा स्पोर। बेसिकली मेल स्पोर उसको तो हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे मेल स्पोर इज माइक्रोस्पोर, जबकि फीमेल जो स्पोर होगा, फीमेल स्पोर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, मेगा स्पोर। बेसिकली फीमेल स्पोर इज मेगा स्पोर, उसको बोलते हैं क्या। कैप्सिला के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, तो कैप्सिला का यहाँ पे फ्लावर्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें, फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करें। फ्लावर ऑफ कैप्सिला, जो कैप्सिला का जो फ्लावर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो, जब फ्लावर्स की वैल्यूज अगर देखें, फ्लावर्स इन कैप्सिला, ये फ्लावर ठीक है। तो फ्लावर है क्या, इट इज मॉडिफाइड शूट, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड शूट। ठीक है। दूसरा थिंग एक सेक्सुअल पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट होंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट बेसिकली सेक्सुअल, या हम इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स है ना, उन एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली। जितना भी इवेंट्स होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दे आर कंप्लीटेड इन फ्लावर। ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अब वो चाहे तो प्री फर्टिलाइजेशन हो या फिर वो फर्टिलाइजेशन हो, और या फिर वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है। तो ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कंप्लीटेड इन फ्लावर। इसी वजह से हम इसको क्या बोला है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बेसिकली। ठीक है। तो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की फ्लावर हैविंग, ठीक है, सोशल वैल्यूज, कॉमा रिलीजियस वैल्यूज, कॉमा एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है। इसके अलावा मोरल वैल्यूज बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल वैल्यूज भी है मोरल के अलावा, या फिर मैं मोरल कॉमा ऑर्नामेंटल वैल्यूज बेसिकली, ऑर्नामेंटल वैल्यूज। ठीक है। तो फ्लावर्स को हम डिफरेंट रीजन से यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट पर्पस से हम यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो सोशल पर्पस हो, ठीक है, या फिर कुछ रिलीजियस पर्पस हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल के केस में भी हम क्या फ्लावर्स को यूटिलाइज करते हैं, गार्लिक वगैरह बनाने का काम करते हैं बेसिकली, तो माला वगैरह बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो दूसरा एस्थेटिक वैल्यूज भी हो सकता है, उसके मैरल वैल्यूज भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है। तो ये क्या है कि उस फ्लावर के फर्दर यूटिलाइजेशन है, किस किस पर्पस से उस फ्लावर को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन प्लांट बॉडी के पास जो फ्लावर है, ठीक है, वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होंगे दे अकर इनसाइड द फ्लावर। अब डजंट मैटर कि वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, डजंट मैटर की फर्टिलाइजेशन इवेंट और डजंट मैटर की वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है बेसिकली। ठीक है। तो देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है फ्लावर का, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके पास स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस पार्ट की क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं बेसिकली। ठीक है।
जैसा कि नाम से मालूम पड़ा था, फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक मॉडिफाइड शूट था बेसिकली, ठीक है। तो मॉडिफाइड शूट है तो जो जो शूट पार्ट जो है वो ही फ्लावर वाल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, वही फ्लावर्स लीव्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो इसी वजह से हम फ्लावर्स को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, एक मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर्स का अगर डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसको हम सैम बोलते हैं, सैम इन द सेंस शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम। ये कन्वर्ट होता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर, जिसको हम रैम बोल रहे हैं। रैम में रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, आर मतलब रिप्रोडक्टिव और एम इन द सेंस मेरिस्टेम बेसिकली। इस रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के बाद ये फॉर्म करता है बेसिकली फ्लोरल प्राइमोडिया, फ्लोरल लीफ डेवलप करेगा, ठीक है। वो फ्लोरल जो प्राइमोडिया जो होंगे दे डेवलप द फ्लोरल बड्स, इनसे डेवलप होगा क्या, फ्लोरल बर्ड्स, ये डेवलप होंगे। और फ्लोरल बर्ड जो होंगे ना दे फॉर्म द फ्लावर, ये फॉर्म करते हैं क्या, फ्लावर्स का बेसिकली, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस हमें माइंड में रखना है कि सबसे पहले कौन होता है, सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिससे डेवलप होता है कौन, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम बनाएगा कौन, एफपी मतलब फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है। तो फ्लोरल बॉडी से प्राइमोडिया से बनेगा कौन, एफबी, फ्लोरल बड बेसिकली, देन दे डेवलप द फ्लावर, ठीक है। तो जो फ्लावर है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसपे 4 बल हमें मिलता है फ्लावर के पास, देन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, दिस इज ए, दिस विल इंडिकेट ए, दिस विल इंडिकेट बी, दिस सी और दिस डी और दिस ई, ठीक है। 5 स्टेप्स में जाके क्या है फ्लावर का डेवलपमेंट हो पाता है बेसिकली। तो सीक्वेंस अगर याद रहेगा तो इस रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो पाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर क्या क्या रहती है। जैसे कि मालूम है कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है बेसिकली, ठीक है। और फ्लावर के पास 4 बल्ब प्रेजेंट होंगे जो कि उसकी लीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको फ्लोरल लीफ भी हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर में देखो फ्लावर का, जिस स्टाफ के साथ एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेडिसिल। दिस स्टाफ इज पेडिसिल, स्टाफ ऑफ फ्लावर। मैं लिख देता हूँ, दिस इज द स्टाफ ऑफ फ्लावर, ठीक है। इस स्टाफ के ऊपर एक स्वेलन जो पार्ट है, स्वेलन जो लोब्ड है, लोब पार्ट जो है दैट इज द थैलेमस, ठीक है। इस थैलेमस के ऊपर अरेंज होते हैं उसके 4 बाजू बेसिकली, हैविंग द अरेंजमेंट ऑफ 4 बाजू। यहाँ पे 2 आउटर मोस्ट जो वर्ल है उनको तो हम बोलते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। आउटर मोस्ट वर्ल, फर्स्ट वर्ल इज द कैलिक्स, ठीक है। इसकी ईच यूनिट को हम बोलते हैं सेपल, ईच यूनिट
इज नॉन एज सेपल, नॉन एज सेपल, ठीक है। उसके बाद वाला जो वर्ब है दैट इज कोरोला, सेकंड जो वर्ब है, ठीक है। अब इस कोरोला का जो ईच यूनिट है, ईच यूनिट इज कॉल्ड पेटल्स, बेसिकली उनको हम बोलते हैं पेटल्स। और ये दोनों वर्ड जो होंगे वो कलर्ड वर्ड है, कलर्ड वर्ड है तो दोनों वर्ड जो होंगे वो प्रोटेक्शन में वो कलर वर्ड है तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में रोल प्ले करते हैं, पॉलिनेशन में रोल प्ले करेंगे बेसिकली। इनर मोस्ट जो वर्ड है दो, दिस इज द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। अब इस एंड्रोसियम की हर एक यूनिट जो है दैट इज द स्टेमन, ईच यूनिट of this world, of this world is called stamen, उसको हम बोलते हैं क्या, stamen बेसिकली, ठीक है। तो ये एंड्रोसियम जो है वो मेल वर्ब भी है, दिस इज ऑल्सो द मेल वर्ब, ठीक है। थर्ड वर्ब है, सबसे पहले आउटर वाला जो वर्ड था वो तो फर्स्ट वर्ड है, उसके बाद सेकंड वर्ड, उसके बाद थर्ड वर्ड बेसिकली। सबसे इनर मोस्ट जो वर्ड होगा दैट इज द गाइनोसियम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इनर मोस्ट वर्ड, सबसे इनर मोस्ट वर्ड है बेसिकली। दूसरा थिंग फीमेल वर्ड है, वर्ड। Third thing, each unit of this world is called pestil, उसको हम बोलते हैं क्या, pestil। और कार्बन, और कार्बन, हर एक यूनिट को हम बोलते हैं pestil ऑफ कार्बन बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इनर मोस्ट जो वर्ल है, दो वर्ल है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इनको बोलते हैं हम एसेंशियल वर्ल बेसिकली, ठीक है। ये एसेंशियल वर्ल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। जबकि आउटर मोस्ट जो वर्ल है वो जस्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, पॉलिनेशन में परफॉर्म करने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है, या फिर वो का क्या है कि प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आउटर टू मोस्ट वर्ल दैट इज द कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। अब यहाँ जो कैलिक्स है वो तो क्या है, ईच यूनिट उसको सेपल बोलते हैं। सम टाइम ये ग्रीनिश होता है, ये इनर वॉल को कवर करने का काम करता है। जब स्प्राउट आउट न्यू होता है फ्लावर, ठीक है, तब उसके इनर जो पार्ट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड और दे आर कवर्ड बाय द कैलिक्स बेसिकली, ठीक है। तो सम टाइम ग्रीनिश होता है, तो ग्रीनिश होता है तो ये फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले कर लेता है बेसिकली, ठीक है। It protects innermost world, innermost world, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। sometime it is greenish, it is greenish, thus plays role in photosynthesis, बेसिकली। तो कभी कभी क्या है फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले कर लेता है बेसिकली। जबकि इनर मोस्ट जो वर्ल है, क्या नाम है, जो सेकंड वर्ल है कोरोला, ये ब्राइट कलर का वर्ल है, ब्राइट कलर वर्ल, ठीक है। अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ठीक है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। दस प्लेज द रोल इन पॉलिनेशन, ठीक है। तो वो क्या है, इस तरह से पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं बेसिकली,
ठीक है। तो आउटर मोस्ट जो वर्ल है कैलिक्स और कोरोला, इनको हम स्टेराइल वर्ल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ किसी टाइप से कोई गैमेट्स का डेवलपमेंट नहीं होता। जबकि इनर मोस्ट जो वर्ल है गायनोसियम और एंड्रोसियम और गायनोसियम, दे आर द फर्टाइल वर्ल। उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा और सेक्सुअल इवेंट जो होंगे वो अकर होगा या कंप्लीट होगा उन इनर मोस्ट वर्ल के अंदर बेसिकली। तो यहाँ इन दोनों वर्ल को अगर देखा जाए, कैलिक्स और कोरोला, ये तो कैलिक्स जिसका एक यूनिट को हम सेपल बोला है कैलिक्स, और सेकेंड वर्ड जो है वो कोरोला, कोरोला बेसिकली। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम स्टेराइल वर्ल। ध्यान रखना, चार, एक फ्लावर के पास 4 वर्ल होंगे, 2 आउटर वर्ल और 2 इनर वर्ल। तो आउटर वर्ल जो है दे आर द स्टेराइल वर्ल, जबकि इनर मोस्ट जो वर्ल है ये बहुत वर्ल जो है एंड्रोसियम और गायनोसियम, दे आर द फर्टाइल वर्ल, फर्टाइल वर्ल बेसिकली। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इन्हीं के अंदर तो गैमेटोजेनेसिस होता है, इन्हीं वर्ल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और इन्हीं वर्ल्स के अंदर जायगोट्स का और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, और यही वर्ल जो होते हैं वो सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक फ्लावर का पूरे तरह स्ट्रक्चर था। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि पेडिसिल जो है, जिस स्टार्क से हम फ्लावर को पकड़ के तोड़ते हैं, ठीक है, प्लग आउट करते हैं बेसिकली, उस स्टार्क को बोलते हैं हम पेडिसिल। अब जिस फ्लावर के पास पेडिसिल प्रेजेंट है उसको तुम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और जिसके पास पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता उनको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर बेसिकली। ठीक है, तो इस पेडिसिल के ऊपर जो स्वेलन पार्ट है, बेसल जो पार्ट है, दैट इज द थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस जो है, उस थैलेमस के ऊपर 4 वर्ल एसोसिएटेड होते हैं। हम फर्दर यहाँ थैलेमस को भी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि थैलेमस के ऊपर वो 4 वर्ल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। ठीक है, तो थैलेमस जो होता है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम बेसिकली, जिसके ऊपर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो जो नोड्स होंगे वो नोड वर्ल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 2 नोड तो आउटर वर्ल की फॉर्म में होंगे, 2 नोड इनर वर्ल की फॉर्म में होंगे। तो आउटर वर्ल की फॉर्म में जो नोड्स हैं उनसे तो जो लीफी स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगी, ठीक है, उनको तो हम कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं। और इनर मोस्ट जो वर्ल हैं, ठीक है, उनसे इनर मोस्ट लीफी स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होंगी उनको हम बोलते हैं एंड्रोसियम और गायनोसियम बेसिकली। ठीक है, तो उस थैलेमस से ही डेवलप होते हैं फर्दर। ठीक है, तो बाकी इनर मोस्ट जो वर्ल होंगे दे आर एंड्रोसियम एंड गायनोसियम बेसिकली। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थैलेमस से वो फर्दर 4 वर्ल का फॉर्मेशन होता कैसे है बेसिकली। ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी इवेंट्स कंप्लीट होंगी इस फ्लावर्स के अंदर, और फ्लावर के अंदर भी अगर कुछ लिया जाता है तो 2 इनर मोस्ट वर्ल, दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये एक पेडिसिल है, पेडिसिल हमने बोला कि पेडिसिल जो है दिस इज द स्टाक ऑफ फ्लावर, स्टाक ऑफ फ्लावर बेसिकली, उस फ्लावर की स्टॉक पेडिसिल। तो इस फ्लावर के ऊपर, इस स्टाक के ऊपर ये जो स्वेलन जो पार्ट है दैट इज द थैलेमस, और इसको टोरस भी बोलते हैं, और हम इसको क्या है टोरस भी बोलते हैं बेसिकली। तो इस थैलेमस के ऊपर ये वर्ल प्रेजेंट है, 1 वर्ल, 2 वर्ल, 3 वर्ल, 4 वर्ल, ये नोड्स है बेसिकली ऐसे ही। ठीक है, तो इनर मोस्ट जो वर्ल पे जो नोड है दे आर द नोड्स, नोड्स। ठीक है, तो इनर मोस्ट जो नोड्स हैं ये डेवलप करेंगे गायनोसियम को और पिस्टल्स को। ठीक है, बता दिए फ्लोरल लीव्स हैं सब, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो इनर मोस्ट जो नोड होंगे, ठीक है, थैलेमस के ऊपर, उनसे तो डेवलप होंगे कौन, ये पिस्टल, पिस्टल डेवलप होगा। ठीक है, जबकि उससे
बाहर वाला जो वर्ल है इससे डेवलप होंगे स्टेमन, ये भी एक लीफी वर्ल है, दिस विल डेवलप द स्टेमन। इससे आउटर मोस्ट जो वर्ल है इट विल डेवलप द कोरोला, ठीक है, दिस इज कोरोला, ठीक है। और आउटर सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल है या आउटर मोस्ट जो नोड्स हैं, ये नोड्स जो है ये डेवलप करेंगे बेसिकली कैरिक्स को, ये डेवलप द कैरिक्स, ठीक है। तो इस टाइप से वो 4 वर्ल का फॉर्मेशन होता है उस फ्लावर के ऊपर बेसिकली। ऐसे इधर की साइड ये स्टेमन डेवलप हो गया, यहाँ से इन नोड से डेवलप हो गया पेटल्स और कोरोला, और सबसे आउटर मोस्ट जो है इससे डेवलप हो गया क्या कैलिक्स, ठीक है। ये तो बन गया कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम और ये डायनोसियम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि थैलेमस के ऊपर जो नोड्स प्रेजेंट होंगे उन नोड से फर्दर उनका डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है। और थैलेमस है क्या, एक मॉडिफाइड स्टेम है, थैलेमस हैविंग, थैलेमस इट इज मॉडिफाइड स्टेम, वो क्या है मॉडिफाइड। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि थैलेमस क्या है, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड वर्ल है, मॉडिफाइड नोड है, मॉडिफाइड इंटर नोड है, तो आंसर इज द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। दूसरा हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो इंटर नोड्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर, ये जो बीच का जो डिस्टेंस है इनमें दैट इज द इंटर नोड, ठीक है। इंटर नोड शॉर्ट डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस पे, तो इस वजह से स्मॉल होंगे, इंटर नोड्स आर द स्मॉल। नोड्स जो होंगे नोड्स आर क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। अब वो आपस में क्लोज है, एक नोड और इसके पास में दूसरा नोड है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इंटर नोड जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। इंटर नोड कैसे हैं अपने स्मॉल इंटर नोड, ठीक है। तो फर्स्ट जो नोड होगा, सबसे पहले वाले जो नोड्स होंगे, बाहर वाले जो नोड्स होंगे उनसे तो डेवलप होता है कौन कैलिक्स, उसके बाद वाले जो नोड्स होंगे उनसे डेवलप होगा कौन कोरोला, उसके बाद वाले जो नोड्स होंगे उनसे डेवलप होता है एंड्रोसियम, और इनमोस्ट जो नोड होते हैं उनसे डेवलप होता है गायनोसियम बेसिकली। तो ये जो नोड्स होते हैं वो नोड्स ही डेवलप करते हैं फर्दर क्या उन फ्लोरल वर्ल को, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल जो है कैलिक्स जो होगा इट अटैच ऑन द फर्स्ट वर्ल, ठीक है, जो कि लोअर साइड प्रेजेंट होंगे। यहां से आपको इसका फर्दर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। कैलिक्स अटैच, कैलिक्स जो होगा कैलिक्स अटैच्ड ऑन फर्स्ट नोड, वो फर्स्ट नोड से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, जो कि लोअर रीजन में होगा। कैलिक्स तो लोअर सबसे लोअर पार्ट में है ना, ये कैलिक्स जो है ये कैलिक्स सबसे लोअर है, उसके बाद फिर कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, फिर डायनोसियम, ठीक है। तो कैलिक्स अटैच ऑन द फर्स्ट नोड, ध्यान रखना कि वो नोड भी पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट नोड जो है वो लोअर ठीक है, जबकि कोरोला जो होंगे प्रेजेंट ऑन द सेकंड नोड, कोरोला प्रेजेंट ऑन सेकंड नोड बेसिकली, ऑन सेकंड नोड, ठीक है। जबकि एंड्रोसियम अब एंड्रोसियम जो था वो मेल वर्ग था, ठीक है। तो ये एंड्रोसियम जो होगा ये प्रेजेंट होगा थर्ड वाल के पास, और एंड्रोसियम की हर एक यूनिट जो होगा उसको हमने स्टेमन बोला, तो एंड्रोसियम प्रेजेंट ऑन थर्ड वाल या थर्ड नोड बेसिकली,
ठीक है, प्रेजेंट है या फिर उनसे डेवलप हुए, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि गायनोसियम जो है, गायनोसियम गायनोसियम के हर एक यूनिट को हम बोला था कि पिस्टिल और कार्पस बेसिकली। गायनोसियम प्रेजेंट ऑन फोर्थ नोड बेसिकली। तो फोर्थ नोड जो है वो सबसे अपर साइड प्रेजेंट होगा, जो कि इनर मोस्ट और अपर साइड में प्रेजेंट। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि वो उस फ्लावर के ऊपर बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान रखना कि थैलेमस जो होता है, उस थैलेमस के ऊपर, थैलेमस जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके ऊपर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे बेसिकली। अब नोड और इंटरनोड जो है, ठीक है, इनसे फर्दर डेवलप होंगे क्या, वो उसके वर्ल, जिसमें दो आउटर वर्ल हैं दैट इज कैलिक्स कोरोला, ठीक है, और सब दो इनर मोस्ट वर्ल है दैट इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो दो वर्ल है, ठीक है, दे आर द स्टेराइल वर्ल। वहाँ किसी टाइप वो वर्ल जो होंगे किसी टाइप से कोई गैमेटोजेनेसिस में और फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले नहीं करेंगे, इसी वजह से उनको वहाँ स्टेराइल वर्ल बोला। बस उनका असेसरी रोल होगा, और असेसरी रोल क्या होता है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉलिनेशन परफॉर्म करवाने में रोल प्ले करते हैं। जबकि इनर मोस्ट जो वर्ल हो गए दैट इज गायनोसियम और एंड्रोसियम, ठीक है, तो वो गैमेटोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से वहां पे उनको हम फर्टाइल वर्ल भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कई सारे प्लांट्स के केस में, डिफरेंट प्लांट के केस में क्या होता है ना, इन जो लेंथ है इंटरनोड्स का वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इन वर्ल के बीच में इंटरनोड का अगर लेंथ डिफरेंट आ गया तो उनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे वो एंथोफोर हो या फिर वो एंड्रोफोर हो या गायनोफोर हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ फर्दर कि वो क्या क्या लेंथ इंक्रीज होने के बेसिस पे होते हैं बेसिकली। बट सब प्लांट में नहीं बोलेंगे, वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, उन्हीं के केस में हमें वो एंड्रोफोर गायनोफोर की कंडीशंस मिलता है बेसिकली इन सम प्लांट। प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स हैं, इन सम प्लांट द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, द लेंथ of internodes between calyx and corolla get increased, between calyx and corolla get increased बेसिकली। वो क्या हो जाती है, increase, get increase, then it is called the एंथोपोर। उसको बोलते हैं हम क्या, एंथोपोर। इंक्रीज देन इट इज कॉल्ड एंथोपोर बेसिकली। तब हम उसको बोलते हैं क्या, एंथोपोर। जैसे हमें, ठीक है, साइलेंट प्लांट के केस में मिलता है या फिर डायंथस के केस में मिलता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल डायंथस प्लांट के केस में भी हमें मिल रहा है, या फिर वो साइलेंट प्लांट के केस में भी मिलता है। साइलेंट प्लांट, इसके केस में भी हमें वो एंथोपोर कंडीशंस मिलता है। तो एंथोपोर का मतलब क्या हो गया कि कैलिक्स और कोरोला जो है, ये तो कैलिक्स वाला वर्ल है और ये कोरोला वाला, तो इन नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरनोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो द कंडीशन इज एंथोपोर। ये तो कैलिक्स नोड, जहां से कैलिक्स ओरिजिनेट हुआ, और ये कोरोला नोड। ठीक है, तो इनके बीच का जो है दैट इज द इंटरनोड। ठीक है, तो अगर ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना कैलिक्स और कोरोला का जो डिस्टेंस होगा ना वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कोरोला जो होंगे ऊपर की साइड होंगे और कैलिक्स जो होंगे वो लोअर साइड प्रेजेंट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन को, या इंटरनोड अगर लेंथ इंक्रीज हुआ तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एंथोफोर बेसिकली। तो ध्यान रखना किस किस के केस में मुझे मिल रहा है वो, डायंथस के केस में और साइलेंट प्लांट के केस में मुझे ऐसा मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, दूसरा, अगर कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है, इंटरनोड का लेंथ अगर बढ़ जाता है, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का जो लेंथ है अगर वो बढ़ जाता है बेसिकली, तो ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, एंड्रोफोर बेसिकली। ठीक है, इन सम प्लांट्स the length of internode between corolla and androsium get increase, and androsium get increase अगर वो इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड द एंड्रोफोर। तब हम उसको बोलते हैं क्या, एंड्रोफोर। देन इट इज कॉल्ड एंड्रोफोर बेसिकली मिलता है। एग्जाम्पल किस केस में मुझे मिलेगा, कैपारिस प्लांट के केस में मिलेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, वो हमें ध्यान रखना, सिर्फ उसी में मिलेंगे वो। इसके अलावा हर प्लांट्स के अंदर मुझे एंथोफोर कंडीशंस नहीं मिलेगा, हर प्लांट्स के अंदर मुझे एंडोफोर कंडीशंस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि एंथोफोर्स तो क्या है, अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटरनोड है अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो कंडीशन इज एंथोफोर। दूसरा, अगर कोरोला और एंड्रोसियम के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है या इंटरनोड का लेंथ अगर बढ़ जाता है, द कंडीशन इज नोन एज द is gynophore. In some plants, if the length of internode between androsium and gynosium, get increase, then the condition is known as or is called गायनोफोर। उसको हम बोलते हैं क्या, गायनोफोर बेसिकली, कॉल्ड गायनोफोर। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनोफोर। ठीक है, तो एंड्रोफोर, गायनोफोर और एंथोफोर, तीन अलग अलग कंडीशन है, वो हमें ध्यान में रखना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ जो गायनोफोर कंडीशन है वो हमें कैपारिस के केस में मिलता है और पैसिफ्लोरा के केस में भी मिलता है बेसिकली। तो यहाँ इसका एग्जांपल गायनोफोर कंडीशंस, एग्जांपल क्या है इसका, कैपारिस प्लांट उनके केस में मिलता है। ठीक है, जबकि एंडोफोर जो कंडीशन है वो मुझे मिल रहा है एक तो कैपारिस के केस में और एक पैसिफ्लोरा के केस में। तो एंडोफोर रिप्रेजेंट ऑल्टरनेट कंडीशंस ऑफ पैसिफ्लोरा, उसके केस में मुझे ये कंडीशंस मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं जो आपको हर बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट इज द एंथोफोर कौन सा कंडीशन है, एंडोफोर कौन सा कंडीशन है, और ये गायनोफोर कौन सा कंडीशन है। तो अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच का लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, द लेंथ ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ
इंटरनोड का जो लेंथ है कैलिक्स और कोरोला के बीच का, अगर वो इंक्रीज हो जाता तो कंडीशन इज एंथोफोर, जो मुझे किसके केस में मिल रहा है, साइलेंस प्लांट के केस में और डायंथस के केस में। दूसरा, अगर कोरोला और एंडोसियम के बीच में जो नोड प्रेजेंट है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, द कंडीशन इज नोन एज द एंड्रोफोर। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि अगर लेंथ इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाता है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम के बीच में, ठीक है, तो कंडीशंस को हम बोलते हैं गायनोफोर बेसिकली, उस कंडीशन को गायनोफोर बोलते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि एंड्रोफोर और गायनोफोर अगर एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही फ्लावर के अगर पर दोनों चीजें प्रेजेंट हो, एक तो एंडोफोर है और एक गायनोफोर है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे गायनेंड्रोफोर। ये भी ध्यान रखना थोड़ा। इफ both एंड्रोफोर और गायनोफोर आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, if both एंड्रोफोर एंड गायनोफोर अगर दोनों कंडीशन, ठीक है, एंड्रोफोर और गायनोफोर कंडीशंस अगर एक ही उस पर मिल जाता है, मुझे गायनोफोर कंडीशंस एक ही फ्लावर के पास मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गायनेंड्रोफोर। इफ एंड्रोफोर एंड गायनोफोर कंडीशन प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, present on same flower, on same flower, then it is called gynandrophore or androgynophore, called gynandrophore। ठीक है। और एंड्रोगाइनोफोर, गायनेंड्रोफोर और एंड्रोगाइनोफोर, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोफोर और गायनेंड्रोफोर और एंड्रोगाइनोफोर बेसिकली, जो कि हमें एग्जांपल मिलता है क्लियोम गायनेंड्रोफोरा के केस में। एग्जांपल क्लियोम गायनेंड्रोफोरा, तो उस प्लांट के केस में हमें मिल जाता है बेसिकली। ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग कंडीशंस थी जो नोड और इंटरनोड के बीच का अगर डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें गैलेंड्रो कंडीशंस मिलता है, या फिर एंथोफोर कंडीशन मिल रहा है, या फिर ठीक है, या एंडोफोर कंडीशंस मिल रहा है। ठीक है। तो एंथोफोर तो कब होगा, अगर कैलिक्स कोरोला के बीच का इंटरनोड का लेंथ अगर बढ़ जाता है तो एंथोफोर। ठीक है। कोरोला और एंडोसियम के बीच का अगर लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो द कंडीशन इज क्या नाम है, एंडोफोर बेसिकली। ठीक है। तीसरा कि अगर एंडोसियम और गायनोसियम के बीच का इंटरनोड का लेंथ बढ़ जाता है तो द कंडीशन इज गायनोफोर। दोनों चीजें एक ही पे ही प्रेजेंट हो, एंडोफोर और गायनोफोर दोनों अगर एक पे ही प्रेजेंट हो तो कंडीशन इज नोन एज द गायनेंड्रोफोर बेसिकली। ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब सेपल और पेटल जो है, जो कि आउटर मोस्ट बल्ब थे प्लांट का, उसका फ्लावर का बेसिकली, तो वो कई बार मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो मॉडिफाइड हो जाते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली, जिनको हम फर्दर डिफरेंट नाम से जानते हैं बेसिकली। ठीक है। इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के केस में ठीक है, जैसे मूसाइंड्रा प्लांट्स फ्लावर है उसके उनके केस में इन सम प्लांट्स सेपल गेट मॉडिफाइड
इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक ब्राइट कलर्ड और ब्राइट कलर्ड और अट्रैक्टिव, और येलो कलर्ड, इस टेक्सचर में अगर वो स्पेसिफिक मॉडिफाइड हो जाते हैं, कौन, सेपल्स ऑफ कैलिक्स वर्ग, सबसे आउटर मोस्ट वर्ग था ना कैलिक्स जिसको बोला था, उसके अगर सेपल्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है ब्राइट कलर हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, येलो कलर के हो बेसिकली, ठीक है, और वो ऐसा करने से क्या है, वो एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का पावर रख लेते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग, उसको बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग फ्लैग बेसिकली। इन सम प्लांट्स सेपल गेट मॉडिफाइड इन स्पेसिफिक ब्राइट अट्रैक्टिव येलो कलर स्ट्रक्चर, येलो कलर स्ट्रक्चर बेसिकली, स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट the insect, for pollination, ठीक है, तो यहाँ पे वो सेपल्स मॉडिफाइड हो आर कॉल्ड एडवर्टाइजिंग फ्लैग, एडवर्टाइजिंग फ्लैग बेसिकली। ध्यान रखना है इसको कि एडवर्टाइजिंग फ्लैग्स क्या होते हैं, तो सेपल्स का मॉडिफिकेशन है बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इनरमोस्ट वर्ड है दैट इज गाइनोसियम, इसके बाद का वर्ड है दैट इज एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम, और इसके बाद जो वर्ड है दैट इज कैलिक्स, सॉरी कोरोना, उसके बाद का जो वर्ड है दैट इज सबसे आउटर मोस्ट वर्ड है जो दैट इज कैलिक्स, और कैलिक्स की हर एक यूनिट को हम बोलते हैं क्या, सेपल। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो एडवर्टाइजिंग फ्लैग जो है क्या है, इट इज द मॉडिफाइड सेपल ऑफ कोरोला वर्ड, ऑफ कैलिक्स वर्ड, जो कैलिक्स वर्ग है सबसे आउटर मोस्ट वर्ग है ना, उसका एक सेपल जो है, वो सेपल जो है क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया बेसिकली। अब मॉडिफाइड अगर हो गया है वो मॉडिफाइड, तो ये ब्राइट कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्राइट कलर में कन्वर्ट हो गया तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा दे परफॉर्म द पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एडवर्टाइजिंग फ्लैग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, देन आंसर विल बी द सेपल ऑफ कैलिक्स वर्ग, ठीक है। और ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग्स होते क्या है, वो एक इंसेक्ट अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन में रोल प्ले करेगी। एग्जांपल मूसा एंड्रा के केस में, जैसे एग्जांपल एडवर्टाइजिंग फ्लैग मुझे कैसे मिलेगा, मूसा एंड्रा इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की किस्म, जैसे कोरिएंडर का केस हो गया, फिनिकल का केस हो गया, ठीक है। इन सम प्लांट्स थैलेमस ग्रोज थ्रू आउट द ओवेरी, वो ओवेरी के अंदर ग्रो कर जाता है, ठीक है, ग्रोज थ्रू आउट या थ्रू आउट और इनसाइड द ओवेरी, इनसाइड द ओवेरी, वो ओवेरी के अंदर तक ग्रो कर जाता है,
ठीक है। द स्ट्रक्चर इज नोन एज द कार्पोफोर। The structure is known as carpophore. The structure is called कार्पोफोर। उसको हम बोलते हैं क्या, कार्पोफोर। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चन दे देता है। तो ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग फ्लैग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल, जबकि कार्पोफोर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ थैलेमस। ठीक है, जो थ्रू आउट द ओवेरी या फिर इनसाइड द ओवेरी कंटिन्यूअसली ग्रो कर गया बेसिकली, जो हमें मिलता है किसी केस में कोरिएंडर के केस में, ठीक है, या फिर फ्यूनिकुलम के केस में। ठीक है, वो होता कैसे कार्पोफोर को मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा हूँ, तो ये थैलेमस था। थैलेमस क्या हो गया, थ्रू आउट द ओवेरी वो ग्रो कर गया। तो थ्रू आउट ओवेरी अगर ग्रो कर गया तो ओवेरी के चारों साइड आ गया। ठीक है, तो ये इनर पार्ट जो है दैट इज कार्पोफोर। कार्पोफोर एग्जाम्पल कोरिएंडर। कोरिएंडर के केस में या फ्यूनिकुलम के केस में इन सम प्लांट, कुछ प्लांट के केस में पेटल्स लुक्स लाइक द स्टेमन्स। इन सम प्लांट्स petals are like stamens basically। उन केस में स्टेमन्स के जैसे होते हैं कौन, पेटल। जैसे निम्फिया के केस में, फॉर एग्जांपल निम्फिया। ठीक है, तो फर्दर हम इस फ्लावर के अंदर जो इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेसिकली। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फ्लावर के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन में तो गैमेटोजेनेसिस होता है और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, तो ये इवेंट जो होंगी या तो एंड्रोसियम के अंदर होगा या फिर वो गायनोसियम के अंदर। बताया ना कि इनर मोस्ट जो वर्ल है दे आर द फर्टाइल वर्ल्ड। तो फर्टाइल वर्ल्ड के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस होगा बेसिकली। थैंक यू।